ये एक्चुअली ये वो लड़का था ना जो अभी रामानुजन कॉलेज में गया था ना डीयू में, तो ये वो लड़का था जो उसका मैनेजमेंट पूरा देखा था, राघवेंद्र है, हमारे बैच का ही है। तो ये इंटरव्यू जो मेरा जॉब का भी जो आया इंटरव्यू उसी दिन था जिस दिन मैं रामानुजन कॉलेज में था। तो बीच में मैं आधा घंटा निकाल के, मैं एक बड़ा जूनियर है वहाँ पे, उसके ऑफिस में जाके इंटरव्यू देके वापस इवेंट में आया था, तो इसीलिए कह रहा था। हाँ, तो सेम डे इंटरव्यू था, सेम डे उसका इवेंट था। ओके, तो हम लोग डाउट है किसी को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये है ना रामानुजन कॉलेज का प्रेसिडेंट है लड़का, तो इसने इवेंट करवाया था जी। समझ नहीं है, डाउट नहीं है ना कोई? ये आगे स्टार्ट करें या कुछ पूछना है डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से, या डेरिवेटिव में कुछ क्वेश्चंस? नहीं ना, चलो ये स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये जो है चैप्टर 7 है, क्लास 12 का एनसीईआरटी है, ठीक है। इसका रेफरेंस ले रहा हूँ। आप बोल रहे थे कि आप वो मतलब अलग बात बोल रही हो, आप बोल रहे थे कि आप वहाँ पर पोस्ट डॉक के लिए जा रहे थे। अभी बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में, ये तो जॉब का भी आया है, मैं ज्वाइन करूंगा नहीं करूंगा पता नहीं, बहुत सारी चीजें लाइफ में, तो एक जैसे सो अभी तो वही डिसाइड करना है। ये थोड़ी कि जॉब पोस्ट डॉक भी जा सकते हैं, कानपुर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, अभी कहाँ जाएंगे पता नहीं, ये तो डिसाइड होगा समय आने के बाद। ये है अभी, ठीक है। तो कौन सा बेटर है, पोस्ट डॉक या? ये अपना इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, सब बेटर है। मतलब मेन होता है क्वालिटी होनी चाहिए, पोस्ट डॉक मिले तब तो जाओगे, ये चीजें बहुत सारी चीजें हैं। तो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है, कोई बताओ मुझे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है? हाउ डू यू डिफाइन इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं जी, राइट राइट। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल्स हो गया। जैसे हमने एक बार बताया था आपको, है ना, कि इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, हमने एक बार आपको डिस्कस किया था, बाकी लोगों को पता तो होगा ही सबको, कि हमने कहा था जो डिफरेंशिएशन है ये एक प्रोसेस है, जो डिफरेंशिएशन है ये प्रोसेस है, इसका इनपुट fx है, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आउटपुट f डैश x आता। हमने कहा था या fx प्लस c को फीड करोगे तो f डैश x आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है ना। और इसी का इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां हम f डैश x को फीड करते हैं और जो आउटपुट आएगा वो fx प्लस c आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक। जैसे सिंपली अगर आप जानते हो कि यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि d अपॉन dx ऑफ fx प्लस c, तो ये आपका f डैश x हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आ जाएगा, और यहां से जब करोगे f डैश x dx, सो ये आपका fx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। ये अब इंटीग्रेशन के हाँ दो तरह से टेक्निक है, एक होगा इनडेफिनिट, अभी हम बात करेंगे। तो ये तो चलो इंटीग्रेशन इन जनरल जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं, डेफिनिट का अलग होता है ना। सो जनरली जो इंटीग्रल है एक होगा इनडेफिनिट और ये होगा डेफिनिट, जो आप जानते हो इसका नोटेशन है fx dx, इसका नोटेशन है a to b fx dx। तो मेनली हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एरिया निकालते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये हेल्प करता है कि हाउ टू कैलकुलेट, यहाँ सीखना पड़ता है हाउ टू कैलकुलेट, देन हम इस पे आते हैं। लेकिन हमारे लिए यूजफुल ये है, और एग्जाम में जैम गेट में जो भी क्वेश्चंस आए यही आया है,
तो आता एग्जाम में डेफिनेट ही है, जैम गेट है क्वेश्चन में। इनडेफिनेट कभी नहीं आया जैम गेट के पीवाईक्यू में, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो जो भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है 2005 में जैम स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक है, जितने 20 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं अब तो, 2024 को इंक्लूड करके 5 से लेके 24 तक, तो है ना, सो 20 साल के पेपर। सेक्शंस के साथ कुछ कनेक्शन है सर एलिमेंट्री कैलकुलस का? किसका? मतलब वो जो सर जो कॉनिक सेक्शन जो पोर्शन है ना, हाँ 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 एरिया अंडर कार्ड है वो। जी जी, कोनिक सेक्शन के साथ ये रिलेशन है कि वहां पास ग्राफ है, तो जो 11th क्लास का कोनिक सेक्शन चैप्टर है, क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर आई थिंक 11th है वहां पे कोनिक सेक्शन, तो उसमें वॉल्यूम का कुछ रिलेशन है? नहीं नहीं, वहां पे बस ये है कि व्हाट इज द पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ये 4 कर्व है, उसके अंदर है, उसके इक्वेशंस जानने हैं, बस वो इतना ही है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो उसके ग्राफ बनाने का बस आपको पता होना चाहिए किस कर्व का ग्राफ कैसा होता है, सो इतना ही रिलेशन है कोनिक सेक्शन का, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे आएंगे, तो आपको मैं फिर से बताऊंगा किस कर्व का ग्राफ कैसा होता है, तो हम लोग ग्राफ एक बार फिर से अभी डिस्कस करेंगे डिफरेंट फंक्शंस का, जब हम लोग एरिया निकालना शुरू करेंगे, एरिया अंडर अ कर्व या एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ये सब जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। सो तो मेनली मेरे को क्वेश्चन इस पे आते हैं, ये जस्ट एक बताता है हाउ टू सॉल्व एंड इंडेफिनिट, देन इसको यूज करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कुछ बताओ जो आप लोग जानते हो। द फर्स्ट टेक्निक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इज, क्या क्या मेथड है? सब्स्टिट्यूशन, डिवीजन है, बाय पार्ट्स है। यस, एक तो इंस्पेक्शन मेथड, जस्ट एनसीईआरटी कहता है इंस्पेक्शन इज जस्ट लाइक कि आप देख के बता दो क्या इंटीग्रेशन। एग्जांपल के लिए कोई मुझसे पूछता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, तो आंसर इज e की पावर x। क्यों? जस्ट ये तो फॉर डिफरेंशिएशन से आ गया, तो जस्ट डिफरेंशिएशन, इंस्पेक्शन मतलब जस्ट यू सी एंड टेल द इंटीग्रल्स, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x है, इस तरह से। तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा जैसे आपने बताया बाई पार्ट्स, और आता है पार्शियल फ्रैक्शन। ये सब मेथड हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैं रिवीजन करा रहा हूं कि क्लास 12 में ऑलरेडी था। सो दीज आर सम मेथड, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट्स। कुछ फॉर्मूले भी हैं, है ना, कुछ स्पेशल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। एग्जांपल के लिए रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये सब कैलकुलेट किए जा सकते हैं, बट आप याद रखेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये दोनों एक ही है, ऐसे तो अलग अलग नहीं है। तो मेनली सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, ये मेन है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा तो वो आ जाता है फंक्शन से। तो मेनली तो ये 3 मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या आता है, डेफिनेट को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, कुछ इनको याद हो? सर एक तो है बीटा गामा है। हाँ वो चलो आ गया। एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये थ्योरम है। दूसरा आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना। तीसरा जो आएगा, ये तो एक तो लिमिट एज ए सम होता है, तो कई बार हालांकि वो लिमिट के क्वेश्चन, वो जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस होंगे जो बाद में इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लिमिट एज ए सम में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो उस तरह से होता है। या बीटा गामा का फॉर्म हो गया, बीटा गामा इंटीग्रल, जो कि बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बीटा गामा तो स्पेशल टाइप के कुछ इंटीग्रल्स हो गए, सो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आता है ना। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर, ये सब जो है प्रॉपर इंटीग्रल है। एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल आएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का स्पेशल केस है बीटा इंटीग्रल इज स्पेशल, है ना, वो भी एक वन काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। गामा इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इस तरह से। तो बीटा और गामा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। सो वो आएगा आगे। तो मेनली अब ये 2 तरीका हम यूज करेंगे यहाँ पे।
अदरवाइज तीसरा लिमिट एज अ सम है, क्या लिखते हो? लिमिट एज अ सम, ये लिमिट ऑफ अ सम, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। क्या लिखते हो? अमन कुछ कह रहे थे आप? हाँ मतलब वो तो लिख सकते हो, लिमिट एज अ सम या इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम इज फाइन, लिमिट एज अ सम इज फाइन। तो एनसीईआरटी में आई थिंक यही वर्ड यूज करता है। तो इसमें भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इसको यूज करेंगे। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से सॉल्व होगा, कुछ लिमिट एज अ सम से होगा, ठीक है। तो ये सर कॉची थ्योरम का एप्लीकेशन है। कॉची थ्योरम का एप्लीकेशन है। ओके तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये सब है क्लास 12th में जो मैं डिस्कस करता हूं अभी, है ना। तो हम सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं, बुक से देख लेते हैं क्या क्या है। एक बार बस रिवीजन करवाना है और आप घर पे आराम से एक एक लाइन पढ़ो, एक एक क्वेश्चन, टाइम है तो एग्जांपल सॉल्व करो, एक्सरसाइज करो, नहीं है तो एक बार गो थ्रू हो जाओ क्या क्या है, सो दैट आगे जरूरत पड़े। सो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आपका बेसिक्स कमजोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो ये सीधा मैं आगे आता हूँ काम पे, ये सब आप पढ़ सकते हो चीजें। सो ये समझा रहा है कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, ठीक है। ये सब बाद में ही बताएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x है। सो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जैसे साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का एंटी डेरिवेटिव sin, ठीक। तो ये सब कुछ देखने के बाद में बताएगा कि cos का इंटीग्रेशन sin, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये सब बाद में अभी बताएगा। ये देखो, तो ये अभी समझा रहा है कि कैसे आया इंटीग्रेशन, है ना। ओके सो जैसे यहाँ बता रहा है आपको, देखो कि dy/dx fx होता है, तो यहाँ से y निकालोगे तो क्या आएगा, y इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इस तरह से, हालांकि लिमिट लेके कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ ये कुछ समझा रहा था। यहाँ बस ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि fx प्लस c का जो डिफरेंशिएशन है स्मॉल fx है, सो जो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल fx प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। जहाँ x यहाँ इंटीग्रल i पे कह रहा है, इंटरवल i में है, तो इस तरह से। सो दिस यू नो ऑलरेडी, देखो आगे। अच्छा कुछ टर्म्स का मीनिंग बता रहा है कि जैसे इंटीग्रल एफ पढ़ेंगे कैसे इसको। सो इस टर्म का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f या इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, fx इन दिस, इसमें fx को क्या बोलेंगे आप, तो fx को बोलेंगे इंटीग्रैंड, इसमें जो fx है उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड, x को क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसमें x जो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेट करने का मतलब फाइंड द इंटीग्रल, इज एन इंटीग्रल ऑफ f, मतलब फंक्शन f सच दैट f डैश x इज दिस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि fx जो है वो इंटीग्रल है f का, तो इसका क्या मतलब है, तो इंटीग्रल है ना, ये चीज है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव दो अलग अलग वर्ड है। डेरिवेटिव आउटपुट है, आउटकम हो गया प्रोसेस का, और डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, फंक्शन इनपुट होता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, आउटपुट जो आएगा वो डेरिवेटिव आएगा। वैसे ही इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, अब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, जो आउटपुट आएगा वो इंटीग्रल है। फिर बोल रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक ये भी वर्ड आएगा प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एनी रियल कांस्टेंट सी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन, या आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग। आर्बिट्री कांस्टेंट और फिक्स कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकती है। चलो तो यहां कुछ आपको बता रहा है कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है।
सो ये बता रहा है कि x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन को डिफरेंशिएट करो तो x की पावर n आएगी, तो x की पावर n का इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा फॉर्मूला। सो यहां से ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, इसका क्या मतलब है, ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसी को सिर्फ dx लिख रहा है तो x प्लस सी। साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन प्लस सी लिखना ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इसीलिए। सो ये सब फॉर्मूला मुझे लगता है दोबारा लिखाने की जरूरत है, यू नो ऑलरेडी, है ना, सब लोग जानते हैं। माइनस cos का डेरिवेटिव साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos। सो ये सब आपको जस्ट एक बार याद कर लेना है, cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का माइनस cos, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x cot x का माइनस cosec x। कैसे आ रहा है तो ये बता रहा है कैसे आया फॉर्मूला, ठीक। फिर डिफरेंस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x, फिर ये इसी सेम ही है दोनों, देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, जस्ट जरूरत के हिसाब से आप चाहो तो साइन इनवर्स x लिख सकते हो, आप cos इनवर्स x लिख सकते हो माइनस में, है ना। तो माइनस cos इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम होता है क्योंकि आप जानते हो कि जो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है दैट इज माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस, तो ये हो गया, है ना। सो ऐसे है tan इनवर्स x, ये सब फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से आया है, ये सब भी सेम है। सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, e की पावर x का e की पावर x, 1 by x का log mod x, ठीक है, a की पावर x का दिस इंटीग्रेशन a की पावर x से a की पावर x अपॉन log a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है, हाँ, इनटू में log x, log a होता है ना, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो गया आपका। सो अब बोल रहा है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, तो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे fx बराबर 2x है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर प्लस सी आएगा, तो ये c का मतलब क्या है, तो c आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो c की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे, तो इसको ही हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन याद करोगे, हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत नहीं हमें, लेकिन आप याद करो पहले पढ़ा हुआ फैमिली ऑफ कर्व्स होता था, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने होते थे हमें। तो वैसे ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये बता रहा है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी है, c आर्बिट्री कांस्टेंट है, रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स। फैमिली का क्या मतलब, सेट, डिफरेंट c की वैल्यू लोगे डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स हैं। सो ये देखो ये एग्जांपल दे रहा है, x c को 3 लिया तो x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो जिन लोगों को ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, ये सब देख के थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो जिन लोगों को प्रॉब्लम है। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये वाला देखो जो ओरिजिन से पास कर रही है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया तो 1 यूनिट ऊपर आ गया, यहाँ 0 था x, यहाँ 1 है x, यहाँ x 2 है, यहाँ एक सॉरी x नहीं y एक्सिस पे है ना y, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 यूनिट नीचे आ गया, माइनस 1 है y, यहाँ y माइनस 2 है, यहाँ y माइनस 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये तो बस बता रहा है। तो c की डिफरेंट वैल्यू लेने के बाद y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c था, तो c की डिफरेंट वैल्यू चूज किया तो डिफरेंट कर्व्स आ गए, तो इसको बोलेगा फैमिली ऑफ कर्व्स, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। ओके तो ये सब छोड़ो, सीधा सीधा आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो पहला कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट। सो fx का ये क्या कर रहा है, हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। देखो इसने क्या किया, d अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ fx, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो जस्ट fx आ गया। या ये समझ लो कि f डैश x का जो इंटीग्रेशन होगा वो fx प्लस c होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि fx का डेरिवेटिव f डैश x, तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx,
एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये समझाना चाह रहा है। तो ये प्रूफ छोड़ दो अभी, तुम देख सकते हो समझने के लिए। कह रहा है टू इनडेफिनिट इंटीग्रल विद सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स सो दे आर इक्विवेलेंट। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दोनों क्या होते हैं 2x, है ना, दोनों क्या है 2x है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 2x है। ठीक है, तो ये 2x है, ये 2x है, तो क्या मतलब है 2x का इंटीग्रेशन ये होगा या ये होगा, तो इसीलिए तुम देखते हो जब 2x का इंटीग्रेशन किया जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखा जाता है। सी कैन बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस तरह से, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि दो अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव सेम है, तो इंटीग्रल जो होगा ये फैमिली ऑफ कर्व्स आएगा, ये कहना चाह रहा है, एंड सो आर इक्विवेलेंट। ये समझा रहा, तुम इसको समझ सकते हो चाहो तो। और क्या है, द इक्विवेलेंस ऑफ द फैमिलीज दिस एंड दिस इज कस्टमरी एक्सप्रेस बाय राइटिंग दिस एंड दिस, ओके, है ना। तो होगा क्या, जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे, मान लो ऐसा आएगा fx प्लस c1, और इसको करोगे हो सकता है कैपिटल gx प्लस c2, ऐसा हो सकता है, बट दे विल बी इक्विवेलेंट, ये कहना चाह रहा है। नो प्रॉब्लम, छोड़ो, यहाँ पे आओ। दो फंक्शन का सम है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, अलग अलग कर सकते हो, ये हो गया सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था कि डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस gx बराबर डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx, ठीक है, उस तरह से है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, k टाइम fx का इंटीग्रेशन, k टाइम इंटीग्रेशन ऑफ fx। तो यहाँ k को बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट को तुम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हो, ये कहना चाह रहा है। इसी को यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, देखो कि इतने लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको हम लोग, आगे भी यूज करूंगा ये वर्ड में, लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ये सब वर्ड आएगा, ये लीनियर अलजेब्रा का वर्ड है। सो यहाँ ये लीनियर कॉम्बिनेशन है फंक्शंस का, उसको इंटीग्रेट कर रहा है, तो इन्होंने इंडिविजुअली फंक्शन को इंटीग्रेट किया फिर लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मींस क्या, कांस्टेंट का मल्टीपल फिर सम कर देना, ये है। सो यू कैन राइट दिस, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल है। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल होता है, वैसे ही यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट रूल वही बाई पार्ट है, लेकिन वो भी लिमिटेशन है उसका, हमेशा नहीं लगा सकते बाई पार्ट। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा था आपको, ये सब आसान क्वेश्चन है, कर लोगे ना। cos 2x का इंटीग्रेशन, तो देखो बता रहा है cos 2x का, हाँ, तो ये सब कुछ खास नहीं है, सब तो आप जानते हो ऑलरेडी, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ट्राई करो, अगर डाउट हो तो पूछना, ये है, तो ये सब आसान है, ये सब कुछ खास नहीं है। सो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। देखो ये भी कह रहा है कि जरूरी नहीं हर फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करे। जैसे एग्जांपल के लिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसको तुम डिफरेंशिएट करो और ये आ जाए। इसीलिए ऐसा कोई, तो इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दैट विल नॉट एग्जिस्ट, यू कैन नॉट सॉल्व। बट आपको याद होगा कुछ लोगों को कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व कर पाएंगे हम, इनडेफिनिट में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डेफिनेट में हमारे पास तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? बाय इंस्पेक्शन, सिंस वी कैन नॉट फाइंड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका बहुत आगे है ना, कॉम्प्लिकेट प्रोसेस हो सकता है फाइंड करने का, बट इजीली वी कैन नॉट फाइंड।
एनीवे सो ये तो बस ऐसे ही बता रहा है कि डिफरेंशिएशन में ये रूल है तो इंटीग्रेशन में भी ये रूल है, चलेगा, ये बोलना चाह रहा है। तो जैसे हमने कुछ देखा ना टर्म डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो वैसे ही टर्म आता है इंटीग्रेबल फंक्शन, लेकिन ये आपके क्लास में ये सब डिस्कस करने का नहीं है कि कौन सा इंटीग्रेबल है कौन सा इंटीग्रेबल नहीं है, ये आगे आता है। रीमान इंटीग्रेशन है, लेवेक इंटीग्रेशन है, तो सब बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक में देखते हैं कि कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है कौन सा लेवेक इंटीग्रेबल है। तो ये सब आप हायर क्लास में पढ़ोगे जब आप एमएससी करोगे, अभी तो बीएससी करके आप लोग आए हो ना, तो एमएससी जब करोगे तो वहां पढ़ाए जाएंगे कि रीमान इंटीग्रेशन क्या है, लेवेक इंटीग्रेशन क्या है। तो वहां हम यही चेक करते हैं कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है कौन सा नहीं है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट चेक करने का नहीं है हमारे पास कि इंटीग्रेबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है सिलेबस में कि which फंक्शन इज डिफरेंशिएबल which फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन इंटीग्रेबल हमारे पास चेक करने को ऐसा नहीं है। सर इसमें मैं जे का पोर्शन क्या कवर कर लूं इसका? हाँ करो, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन जो है हम लोग हायर क्लास में देखेंगे, ये चीज है। मतलब वैसे नॉन डिफरेंशिएबल नॉन इंटीग्रेबल ये हायर क्लास में, मतलब हालांकि और बाद में आपके पास आएगा, ये तो 11-12 का है से तो, लेकिन ये आप देख सकते हो आपके सिलेबस में ऐसे भी नहीं है। तो ये सब पढ़ना तुम क्या लिखा है। तो यहाँ से आता है 7.1 एक्सरसाइज, बहुत बेसिक सा एक्सरसाइज है, डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो इसको। पहले ये कौन सा टॉपिक सर पढ़ूं सर जे के क्वेश्चन में? पहले तो एनसीईआरटी कर लो, आपको एनसीईआरटी पहले वर्क करने की जरूरत है, जेडब्ल्यू में आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहले आप जेडब्ल्यू ये कर लो, एनसीईआरटी ठीक से आप हो जाए तब जेडब्ल्यू करना। तो जेडब्ल्यू में जाओगे फिर कहोगे सर एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, और नहीं होगा, वहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस एडवांस में जो क्वेश्चंस हैं। तो पहले ये सब कर दो, अगर ये सब ठीक से कर पाओगे तो आप जेडब्ल्यू पे जाना, ठीक है। तो अब कौन से टॉपिक करना है, अब मैं कितनी बार बताऊंगा कौन से करना है, जो भी है यूजफुल है, कितनी बार बताया मैंने चैप्टर्स का, कैलकुलस है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट जो पढ़ा दिए वही ढंग से कर दो ना आप, ये है। और एक दिन में थोड़ी होगा, स्लो स्लो आप एफर्ट्स करोगे तब जाके होगा, एक दिन में सब पढ़ देंगे, ठीक है ना। ये बेसिक, ये पहली एक्सरसाइज जो है बहुत बेसिक है, इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट करता हूँ, आप कर पाते नहीं कर पाते। मान लो ये क्वेश्चन है, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन 19। ये बताइए आप लोग 19 का आंसर क्या होगा, थोड़ा टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ आप लोग 19 का क्या आंसर आएगा। सर 10x minus x plus c. सर 10x minus x plus c. ओके, सबका आंसर आ गया। तो मतलब आपका आंसर आ रहा है tan x minus x plus c। Yes sir. ठीक है, एक मिनट, चलो बाकी लोग तो देखो, सिंपल होता क्या है कि जो फंक्शन है इनिशियली आपको देख के डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं होगा कई बार, तो आपको सिंप्लीफाई करना है पहले।
सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाना है जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ कुछ खास नहीं है, जैसे आपको थोड़े सा सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रेशन से पहले। जैसे सेकेंड स्क्वायर एक्स है 1/cos² लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है 1/sin² लिख सकते हैं। तो वहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बहुत इजीली आपका क्या हो जाएगा, sin² tan² बन जाएगा इजीली। अब आप फिर देखोगे कि डिफरेंशिएशन में tan² किसका आता है डायरेक्टली पता नहीं है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे आप। तो आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे क्या लिख सकते हो इसको, sec² x - 1 dx। अब आपको याद आएगा हाँ कि tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। फिर आप जानते हो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा प्लस c। तो इस तरीके से आ जाएगा tan x - x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। सो tan x - x प्लस c आ जाएगा। तो ये भी ऐसे ही है, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लगे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तो आप थोड़े से सिंप्लीफाई करो, पहले सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाओ जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, देन यू कैन अप्लाई। इंटीग्रेशन इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या डायरेक्ट कोई ना कोई डिफरेंशिएट करना है तो कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल कुछ लगा दो। यहाँ पे वैसा नहीं है, पहले आपको एक सुटेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब सुटेबल फॉर्म में आ जाएगा तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यही ट्रिक रहता है कि कैसे उस फॉर्म में लेके आए, ये सिंप्लीफाई करने के बाद समझ आता है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। अब फिर दूसरा आता है, तो ये पहला जो इंस्पेक्शन मेथड लिखा था वो था, उसमें सिंपल है, देख के इंटीग्रेट कर लो। अब आता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये अलग अलग है आगे, तो पहले ये बताएगा, फिर ये बताएगा, फिर ये बताएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि जैसे इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेट होगा तो उसको आसान बनाने के लिए हम लोग वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यही चीज आगे भी आएगा 2 वेरिएबल में भी, जो जैकोबियन मेथड आता है। जो जैकोबियन मेथड चाहे आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो या वही चीज डबल इंटीग्रेशन में पढ़ते हो, है सेम ही चीज दोनों। तो उसमें भी क्या करते हैं, जैकोबियन कब आता है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, कि आपको एक्स वाई में इंटीग्रेशन दे रखा है और यू भी में चाहिए, यू और वी एक्स वाई का फंक्शन है, तो वहां जैकोबियन आता है। तो ये 1 वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन है, जब 2 वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन होगा तो वहां जैकोबियन मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट 1 वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये एक टेक्निक है, बाय पार्ट्स एक टेक्निक है जो आप जानते होंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में मेनली क्या होता है, देखो इसके पीछे का पर्पस क्या है। सो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें सिंपली कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल g ऑफ h ऑफ x इनटू h डैश x dx, रफली कुछ इस तरह का फंक्शन होगा। यहाँ क्या है, gx के अंदर hx है, फिर h डैश x है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। सो विच फंक्शन whose derivative is available here, उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, t करेंगे किसको, hx को यहाँ पे, क्योंकि h डैश x अवेलेबल है। फिर यहाँ से आप dt अपॉन dx निकालेंगे तो h डैश x आएगा, फिर यहाँ से dt की वैल्यू निकाल देंगे तो h डैश x इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। सो dt ये, अब इसको आप dt रख सकते हैं। सो यही वाला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, आप देखो, सो यही वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका g ऑफ t, hx को t रख देंगे आप और ये dt हो जाएगा। तो अब ये आसान सा एक क्वेश्चन बन गया। तो जब डिफिकल्ट इस तरह का बहुत एग्जांपल के लिए, चलो एग्जांपल से समझाता हूं आपको मैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस तरह का क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल कि मान लो sec की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा sec tan छोड़ के कुछ दीजिए ना। sec tan छोड़ के, तुम्हें बताओ कोई सर t to the power करके कुछ। एग्जाम में अगर sec tan आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, छोड़ के दीजिए, क्वेश्चन चेंज कीजिए, ऐसा कहेंगे आप। अपनी एबिलिटी बढ़ाओगे, सामने वाले की एबिलिटी कम करोगे। अगर खुद की एबिलिटी बढ़ाओ ना, देखो। सो
सिंपल, चलो मान लो जैसे है आसान समझने के लिए, चलो ये जैसे है log x स्क्वायर इंटू 2x dx है। सो यहाँ सिंपली आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, t अज्यूम कर लेंगे x स्क्वायर को। तो यहाँ से dt आपका आ जाएगा 2x dx। नहीं, बताओ क्या होगा अब ये, चलिए इसको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। हाँ log t dt। तो मैं बस बताना ही चाह रहा हूँ क्या आएगा, किसने कहा, मैंने की है। ओके सो ठीक है, वो करेक्ट होगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अब ऐसा कन्वर्ट हो गया, अब आसान हो गया ये कि जस्ट log t को इंटीग्रेट करना। अब log t को इंटीग्रेट करने का टेक्निक बाई पार्ट से आता है, तो उससे हम सीखेंगे आगे। तो अभी आप मैंने बताया कैसे रिड्यूस हो जाएगा, तो ये ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। हाउ टू इंटीग्रेट दिस, तो उसके लिए आप टेक्निक सीखेंगे अलग अलग। तो ये बाई पार्ट से हालांकि आगे प्रोसेस होगा, हाँ ये चीज है। तो ऐसा करके रिड्यूस हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे अभी देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो देखो, एक मिनट